जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम मुठभेड़ में शुक्रवार को जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद कश्मीर के आईजीपी ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत विस्फोटक और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। इससे पहले बुधवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे जाने वालों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल था। गौरतलब हो कि साल 2022 के शुरुआती 7 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये 5वीं मुठभेड़ है। हाल ही में सेना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 9 आतंकियों को ढेर कर दिया था। सेना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 171 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। अब इस साल फिर इन आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को राजधानी में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 15% के पार पहुंच चुकी है। सरकार की तमाम पाबंदियों के माध्यम से कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब हो कि दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस वीकेंड कर्फ्यू में किन लोगों को छूट दी गई है और किन पर पाबंदी लगाई गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी होने पर वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम होने पर आईडी कार्ड के साथ बाहर जा सकते हैं। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो और बस सेवा चालू रहेंगी। शादियों में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी में शामिल होने के लिए शादी का कार्ड दिखाना जरूरी है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, वैक्सीनेशन सेंटर जैसे अन्य मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोगों को छूट। ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ने के लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है। एनसीआर में रहते हैं तो भी दिल्ली जाने पर पाबंदी लागू होगी। एनसीआर वाले बिना वजह दिल्ली नहीं जा सकते। जरूरी सेवा से जुड़े लोग जरूरी दस्तावेज और आईडी दिखाकर आ जा सकते हैं। ये पाबंदियां सख्त तो हैं, लेकिन जरूरी भी हैं। बाजारों में लगातार उमड़ रही भीड़ कोरोना की अग्नि में घी का काम कर रही है। ऐसे में हम सबकी भलाई इसी में है कि हम घर पर ही रहें, ताकि हम अपने साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रख सकें। पंजाब के फिरोजपुर में बीते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए जांच में एनआईए को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला कितना चिंताजनक है, इस बात को आप सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और फैसलों से समझ सकते हैं। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने यात्रा रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों को मिले तथ्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, एसपीजी और अन्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार के पैनलों को सोमवार तक कोई कार्यवाही न करने को कहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सुना। केंद्र को राज्य सरकार के जांच आयोग पर आपत्ति है और राज्य की टीम पर केंद्र को। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोग साझा जांच कमेटी या आयोग बना सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि राज्य की कमेटी में आखिर आपत्ति क्या है।
वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची। ये टीम उस स्थान पर गई जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था। वहीं इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए भी बुलवाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया है। उनसे बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जाएगी। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में 7 महीने बाद नए मामले 1 लाख के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केसेस सामने आए हैं। गुरुवार की तुलना में 28.8% ये ज्यादा केसेस हैं। वहीं इस दौरान 302 लोगों की मौत हो गई। 31 दिसंबर को देश में 22,775 नए केसेस मिले थे। इस लिहाज से देश में एक हफ्ते के भीतर नए मामले करीब 5 गुना हो गए हैं। देश में एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में 3,71,363 एक्टिव केसेस हैं। वर्तमान में देश में रिकवरी रेट 97.57% है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,007 संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं, जबकि इसमें से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में है। महाराष्ट्र में 876 और दिल्ली में 465 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह की स्टडीज और कयास सामने आए कि ये ज्यादा खतरनाक है या नहीं, डेल्टा से कम सीवियर है और ना जाने क्या क्या बातें सामने आई। इन सब कयासों के बीच अब WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिताया है कि ओमिक्रॉन को माइल्ड समझने की गलती ना करें। WHO ने कहा कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 के सप्ताह के दौरान दुनिया भर में रिकॉर्ड 9.5 मिलियन नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में सुनामी की वजह से दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा। WHO के महानिदेशक ने आगाह किया है कि हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में भले ही कम गंभीर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसे माइल्ड या हल्के रूप में लें। दूसरे वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और इन लोगों की जान भी जा रही है। आपको बता दें कि भारत में भी ओमिक्रॉन से मौत दर्ज हो चुकी है। ऐसे में इसे हल्के में लेना लोगों को काफी भारी पड़ सकता है। बीते कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध और इस गतिरोध से देश के तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानी अब समाप्त होती दिख रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट पीजी मामले पर फैसला सुनाते हुए 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से नीट पीजी के छात्रों को बड़ी राहत मिली है और उनकी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद इस फैसले का फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम डे वन से यही कहते आ रहे थे कि हमें मैन पावर, हमारे अस्पताल में मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है। और अब जब हमारा देश कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में और हमारे डॉक्टर्स हर दिन कोविड पॉजिटिव आते जा रहे हैं, उस वक्त ये फैसला आना बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द आएगी और हमारे जूनियर डॉक्टर्स जल्द से जल्द सारे अस्पतालों में ज्वाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब नीट पीजी के लिए काउंसलिंग तुरंत शुरू की जानी चाहिए। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकार की ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की थी। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। हमने सभी पक्षों को सुना और इस मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश दिए जाने की जरूरत है। साथ ही काउंसलिंग भी तुरंत शुरू की जानी चाहिए। बता दें कि
केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करके मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट नीट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण देने का फैसला किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पूरी दिल्ली में अब रैंडम चेकिंग की सुविधाएं भी जो हैं उसी तर्ज पर की जा रही हैं। तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर लोगों की जांच की जा रही है और इनमें दो तरीके की जांच है, एक रैपिड और दूसरा RT-PCR। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंप लगा हुआ है और इस कैंप में जो तमाम जो यात्री हैं उनको बुलाया जाता है सिविल डिफेंस कर्मचारियों के द्वारा और उनकी जो है जांच कराई जाती है। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, लोगों से सिविल डिफेंस के लोग किस तरह से अपील करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवीन शर्मा है सर। रवि जी, यहाँ पर जो जाँच होती है, आप लोगों से किस तरह से सहयोग मांगते हैं जी, और सहयोग मांगते हैं। और किस तरह से आप लोग उनसे गुजारिश करते हैं कि हाँ आइए जांच कराइए, और कितनी जांचें हो जाती हैं रोजाना? सर जांच हो जाती है करीबन सिचुएशन के हिसाब से होती है, जैसे 1000 1500, जैसे अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो इसमें टेस्टिंग बढ़ गई है, 1500 2000 वो टेस्टिंग हो, जिसमें एंटीजन भी हो जाता है, RT-PCR हो जाता है। और इसमें ये जो पब्लिक संक्रमित निकल रहे हैं लोग? जी, संक्रमित निकल रहे हैं। इसमें क्या होता है, RT-PCR जो लैब में टेस्ट होता है वो उनके फ़ोन पर रिपोर्ट आती है नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ हम दूरी बना के कोशिश करते हैं कि हाँ दूरी बना के रखो, एक दूसरे से कम 1-2 हाथ के फासले पर रहो। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन भी, ऐसे में ये सवाल उठता है कि तमाम यात्री जो है बाहर से भी आते हैं हाँ और यहाँ से जाते भी हैं। अब ऐसे में वो व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाए तो आप लोग किस तरह से, नहीं पता तो लगेगा ही, साथ में आप उससे कैसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि वो रुके ना जाए? क्योंकि ऐसे तो आदमी घबरा जाता है, कोई अगर ये दूसरे राज्य का व्यक्ति आए यहाँ। हाँ जी, वो आती है, देखता है, उनका फेस पे होता है कि नहीं भी कराते हैं लोग, बहस भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, पर ज़्यादातर जो कुछ होते हैं उनमें से ही, और जो होते हैं सहयोग, हम उनको समझाने को, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए ये सब हो रहा है। अगर आप टेस्ट कराओगे आपको खुद पता लगेगा आप संक्रमित हैं या नहीं है, जैसे सिचुएशन होती है उनकी। अगर संक्रमित होगा तो आप अपने घर में क्वारंटीन कर सकते हो आप, कि आपको अलग रहना है अपने परिवार से, और नहीं हो तो नेगेटिव है फिर हैप्पी है आप। यहाँ से कहाँ भेजा जाता है यदि कोई संक्रमित निकलता है? अभी तो होम क्वारंटीन ही हो रहा है सर। अच्छा, हाँ जी, आपको अपना होम क्वारंटीन करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, उनको बताते हैं गाइडलाइन, सारी चीज़ें बता के उनको फिर भेज देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए, मैं आपको और पास से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर जांच की रही, तमाम जो डॉक्टर्स हैं और जो अन्य स्टाफ है वो लोगों की जांच कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर जांच होती है। उसके बाद यहाँ से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाता है, या बाहर का कोई व्यक्ति होता है तो उसको अक्षरधाम कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह रेलवे स्टेशन पर जांच हो रही है, उसी तरह से तमाम जो दिल्ली में भीड़भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर कोरोना की जांच हो रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो मामले निकल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच हो और ये पता लगे और लोगों को इससे बचाया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.